हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी एस पीयूष जैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कोयटेक्स प्रोफेशनल्स। लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3, सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई जीएसटी के अंदर किस चिड़िया का नाम है? सप्लाई आखिरकार जीएसटी में होती क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम वो रीड करके चलेंगे। चलिए दोस्तों, we will cover following topics in this chapter, that is introduction, relevant definitions, concept of supply under section 7 of CGST Act 2017 and composite as well as mixed supplies। चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन। अ टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजैक्शन और ऑकरेंस दैट रिजल्ट्स इन अ टैक्स कॉन्सिक्वेंस। सप्लाई को देखने के लिए किसी ट्रांजैक्शन के अंदर उसका पहले टैक्सेबल इवेंट होना पता होना जरूरी है कि क्या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर टैक्सेबल इवेंट ऑकर हो रही है या नहीं। अगर कोई टैक्सेबल इवेंट ऑकर हो रही है तब हम उसके अंदर देखकर चलेंगे कि दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर सप्लाई, और अगर वो टैक्सेबल इवेंट नहीं हो रही है तो हम मानकर चलेंगे कि वो सप्लाई नहीं है। सो टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजैक्शन और ऑकरेंस दैट रिजल्ट इन टैक्स कॉन्सिक्वेंस। टैक्सेबल इवेंट एक ऐसी ट्रांजैक्शन या एक ऐसा संभावना होती है जिसके लिए हम टैक्स कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं। अंडर प्रीवियस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, डिफरेंट स्टैट्यूट हैज इट्स ओन टैक्सेबल इवेंट। पहले इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में अलग अलग प्रकार के टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे। जैसे एक्साइज लॉज के अंदर टैक्सेबल इवेंट होता था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स के अंदर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, स्टेट वैट लॉज के अंदर होता था सेल ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स को सेल करते थे तब टैक्सेबल इवेंट माना जाता था स्टेट वैट लॉज में। और सीएसटी लॉज में जब आप सेल ऑफ गुड्स करते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में, तब आपका टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था सीएसटी लॉज के अंदर। अबाउट मेजर केस लॉज इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, in indirect tax regimes earlier are related to whether a particular transaction is covered under the definition of taxable event or not। पहले indirect tax laws के अंदर मोस्टली 95% केस ऐसे होते थे कि क्या एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एक टैक्सेबल इवेंट को कवर कर रही है या नहीं। लेकिन न्यू जीएसटी लॉज के अंदर सारे के सारे जो भी टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे वो सब्ज्यूम्ड हो गए अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जैसे ही जीएसटी आया, जितने भी टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे पहले इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम के अंदर, वो सभी एक ही डेफिनेशन में कवर हो गए जिसको हम कहते हैं सप्लाई। दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेलेवेंट डेफिनेशन व्हिच आर रेलेवेंट फॉर चैप्टर 3 सप्लाई अंडर जीएसटी। दोस्तों, पहला हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 व्हिच इज गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी excluding money and securities and including actionable claims, growing crops, grass, things which are attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply
or under the contract of supply। दोस्तों गुड्स के अंदर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के, बट एक्शनेबल क्लेम्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, और कोई भी ऐसी चीज जो लैंड के साथ अटैच्ड हो और उसे काटा जाए फॉर मेकिंग सप्लाई, विच इज भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, विच इज और वो जो है पर्टिकुलर चीज जो हम काट रहे हैं विच जो कि लैंड के अंदर लैंड के बेसिस पे ग्रो कर रहा है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई के अंदर कवर होना चाहिए, भले ही आप उसे सप्लाई से पहले बेच रहे हैं या बाद में सप्लाई के बाद में बेच रहे हैं। दूसरा सेक्शन हम कवर करते हैं, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 49, दैट इज फैमिली। फैमिली परिवार का मतलब क्या है जीएसटी के अंदर? फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। वो होली और डिपेंडेंट होने चाहिए उस पर्सन के। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मीन्स पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमिटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड अंडर आर्टिकल 371 and 371J of the Constitution and रीजनल काउंसिल। अगला सेक्शन हम कवर करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, दैट इज बिजनेस। बिजनेस एक बहुत ही ज्यादा वाइड डेफिनेशन है जिसके अंदर सारी की सारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कवर कर ली गई हैं। इस डेफिनेशन के अंदर हम कुछ और इंक्लूड कर ही नहीं सकते, सारी की सारी सरकार ने ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर बिजनेस के डेफिनेशन में कवर कर ली है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस भला किस चिड़िया का नाम है? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी whether or not it is for pecuniary benefit। any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to a above, यानी इस पॉइंट के अंदर अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन आप करते हैं जो कि इंसिडेंटल है या एंसिलरी है तब भी वो बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होगा। any activity or transaction in the nature of a above whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction। ए के संदर्भ में कोई भी ऐसी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन भले ही उसमें वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी हो या ना हो तब भी हम उसे बिजनेस मानकर चलेंगे। provisioned by a club, association, society or any such body for a subscription or any other consideration of the facility or benefit to its members as the case may be। आपने देखा होगा काफी सारे क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी होते हैं जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि एक सब्सक्रिप्शन या कोई भी अदर कंसीडरेशन के तहत उन्हें प्रोवाइड की जाती है, उसे भी हम बिजनेस की डेफिनेशन में मानकर चलेंगे। एडमिशन फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession और वोकेशन। एडमिशन किसी भी ऐसे प्रीमाइसेस में जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप जू देखते हैं, आप म्यूजियम देखते हैं, उसके अंदर एंट्री करने के लिए हम कुछ कंसीडरेशन देते हैं, वो भी हमारा बिजनेस के
डेफिनेशन में कवर होगा। या कोई भी हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं किसी ऐसे पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कभी कभार कि एक हेड ऑफिस है, उसके काफी सारे ब्रांचेस हैं, उस ब्रांचेस के अंदर एक मैनेजर होता है जो कि उस पर्टिकुलर ब्रांच की रेख देख करता है। अगर आप कोई भी सर्विसेज या कोई भी गुड्स या कोई भी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होगा। एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर। टोटलाइजेटर वो होता है जो एक इवेंट जैसे रेस क्लब होता है, रेस क्लब के अंदर जो रेस होती है हॉर्स रेसेस, उसको अरेंज करने में, उसके जो बुकिंग होती है उसको कवर करने में, एक तरीके से इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है, उसे हम कहते हैं टोटलाइजेटर। और अ लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटी ऑफ अ लाइसेंस बुक्ड मेकर इन सच क्लब। कोई भी एक्टिविटी रेस क्लब के अंदर जैसे कि टोटलाइजेटर की, या लाइसेंस देते हैं आप बुक मेकर को, या कोई एक्टिविटी करता है बुक मेकर उस पर्टिकुलर क्लब में, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट और एनी local authority in which they are engaged as business authorities। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी जिसके अंदर वो एक पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होगा। चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज टू सबसेक्शन 31 कंसीडरेशन। दोस्तों कंसीडरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसे कहते हैं मुद्रा माल, जिसके वजह से आप एक सप्लाई को सब्सटेंशिएट कर पाते हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंक्लूड्स। दोस्तों इसके अंदर मैंने दो पार्ट के अंदर तोड़ रखा है कंसीडरेशन की डेफिनेशन, पार्ट ए और पार्ट बी करके। तो हम पहले पार्ट ए को पढ़ेंगे। Any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of or in response to or for the inducement of the supply of goods or service or both, whether the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government। कंसीडरेशन जो आपको पेमेंट मिलती है इन मनी और इन एनी अदर फॉर्म, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू, आप कोई सप्लाई या ऑफ गुड्स और सर्विस या दोनों प्रोवाइड करते हो, जो कि एक रिसिपिएंट से मिलती है आपको या रिसिपिएंट के बिहाफ पे आपको मिलती है, उसे कंसीडरेशन कहते हैं। कंसीडरेशन के अंदर अगर आपको सब्सिडी मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, वो आपकी कंसीडरेशन में फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सब्सिडी मिलती है लोकल अथॉरिटी से या कोई भी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, उसे हम कंसीडरेशन मानकर चलेंगे। अब पढ़ते हैं पार्ट बी ऑफ कंसीडरेशन सेक्शन। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस in respect of or in response to or for the inducement of the supply of goods or service or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include subsidy given by central government or state government, provided that a deposit given in respect of supply of goods or service or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक छोटे उसमें टर्म में बता देता हूं कि कोई भी मॉनेटरी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सप्लाई करा, उसके बदले आपको किसी ने गोल्ड दे दिया या राइस, व्हीट या कोई भी बार्टर सिस्टम के तहत कुछ चीज दे दी, जिसके जो कि आपने अपने बिजनेस के रूप में प्रोवाइड करी है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के तहत जो कि मिलती है आपको रिसिपिएंट या किसी अदर पर्सन से, वो आपका कंसीडरेशन के अंदर माना जाएगा। लेकिन अगर आपको सब्सिडी मिलती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो कंसीडर नहीं होगा।
दोस्तों एक इसके अंदर टैक्स प्लानिंग है, जो कि है कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी ने डिपॉजिट दिया, आपने फॉर एग्जांपल किसी को 1 लाख रुपीस का सामान बेचा, उसने उसके बदले आपको ये कहा अभी आप ये डिपॉजिट रख लो, 6 महीने के बाद अगर मुझे अगर मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाया तो आप मेरा डिपॉजिट फोरफिट कर लेना और इसके बदले आप इसको एडजस्ट कर लेना। तो वो डिपॉजिट आपका कंसीडरेशन ट्रीट नहीं होगा। डिपॉजिट वो आपका कंसीडरेशन तब ट्रीट होगा जब रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है, तब आपका कंसीडरेशन ट्रीट होगा। उससे पहले एक तरीके से वो आपकी एक लाइबिलिटी है जो आपको अपने रिसिपिएंट को देनी है जब तक वो आपको गुड्स और सर्विस और बोथ के तहत आपको कंसीडरेशन पे नहीं कर। लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज section 2 subsection 1 actionable claim. What is actionable claim? Actionable claim means as assigned to it in section 3 of Transfer of Property Act 1882. Actionable claim has been defined under section 3 of TPA Act 1882. So now what is section 3 of TPA Act 1882? So section 3 of TPA Act 1882 means a claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property not in possession, either actual or constructive, of the claimant, which the civil court recognize as affording ground for relief whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent. Friends, this is a very vast definition under section 3 of TP Act 1882. I will give you some examples to understand more properly of section 3. For example, you have an insurance policy, then such transaction transaction can be treated as under section 3 of TPA Act 1882, which is also known as actionable claim. Second, if you are claiming an interest for the debt you have given to one person to any person, then such debt plus the interest can be treated as actionable claim. But any debt which you have mortgage for immovable property or hypothecation or pledge of immovable property which is not in possession of you, such shall not be treated as actionable claim. Next section is section 2 subsection 102, that is services. What is services? Any other transaction which is other than goods, money and securities. कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है, वो हमारा सर्विसेज होता है। सर्विसेज इंक्लूड एनी एक्टिविटी relating to use of money or its conversion by cash or any other mode from one form, currency or denomination to another for which separate consideration is charged. For example, you have dollars of having a value of 5,000 and you want to convert it into rupees, then you will go to a foreign exchange converter. Then he will charge some consideration for converting your dollar into Indian rupee. Then such consideration which the particular foreign exchange converter has taken from you, that is considered as a service. For removal of doubts, services includes facilitating or arranging transaction in securities. कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज में होती है, उसे हम सर्विसेज मानकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जीरोधा ब्रोकर्स होते हैं और शेयर खान ब्रोकर होते हैं, वो आपको सिक्योरिटीज के अंदर ट्रांजैक्शन करने की एडवाइस देते हैं या आपके डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। वो सर्विसेज भी आपकी वो ट्रांजैक्शन भी आपकी सर्विसेज में कवर होंगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 पर्सन कौन होता है? includes individual, HUF, company, firm, LLP, AOP, BOI, whether incorporated in India or not,
corporation established by or under center, state, provincial act, government company as defined under section 2 subsection 45 of Companies Act 2013. Body corporate, cooperative society, local authority, central government, state government, society, trust, artificial judicial person not falling above. सारी की सारी इस जो भी पर्सन होते हैं वो हमने जीएसटी के अंदर सेक्शन 284 सबसेक्शन 84 के अंदर कवर कर लिया है। कोई भी आप ट्रांजैक्शन किसी के साथ भी किसी के साथ करते हैं तो वो आपका पर्सन माना जाएगा। चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई के अंदर हम फॉलोइंग टॉपिक्स रीड करके चलेंगे, जो कि है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 7 क्या है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 8 है टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। शेड्यूल 1 जो है वो है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन। शेड्यूल 2 एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेक्शन शेड्यूल 3 activities or transaction which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services. Let us start with our first section, that is section 7 of CGST Act 2017, meaning and scope of supply. We have divided section 7 into 5 parts, that is generic meaning of supply, deemed supply, clarification, negative list of supply, clarify through notification. What is generic meaning of supply? Supply includes all form of supply of goods and or service such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जो कि है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज एक्सेट्रा, वो जो कि आप एक कंसीडरेशन के रूप में प्रोवाइड करते हैं अपने इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, वो आपका सप्लाई माना जाएगा। डीम्ड सप्लाई, इंपोर्टेशन ऑफ सप्लाई फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप कोई भी इंपोर्ट करते हो सर्विसेज का कंसीडरेशन के अंदर, भले ही आपका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रहा है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करते हो सर्विसेज, वो भी आपका सप्लाई माना जाएगा। एनी एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जो कि हम आगे रीड करके चलेंगे, मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसीडरेशन। क्लैरिफिकेशन क्या है? द एक्टिविटी इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2, जो कि हम आगे रीड करके चलेंगे। और नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1, जो कि जेनरिक मीनिंग ऑफ सप्लाई है। कोई भी आप एक्टिविटी शेड्यूल 3 के अंदर प्रोवाइड करते हो या कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो कि एक पब्लिक अथॉरिटी के रूप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपका सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के अंदर नहीं मानी जाएगी। क्लैरिफाई थ्रू नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, मे अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल स्पेसिफाई बाय notification the transaction are to be treated as supply of goods and not a supply of service, a supply of service and not supply of goods। नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन के बाद एक नोटिफिकेशन के तहत ये ट्रीट कर सकती है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन गुड्स है और सप्लाई नहीं है, या सप्लाई सर्विस है, गुड्स नहीं है। दोस्तों अब हम रीड करेंगे शेड्यूल 1, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन। आप परमानेंट ट्रांसफर करते हो या डिस्पोजल करते हो बिजनेस एसेट्स का जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा का पूरा अवेल कर लिया है, वो आपका सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ या डिस्टिंक्ट पर्सन जो कि स्पेसिफाइड है इन सेक्शन 25 में उनके बीच में करते हो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो आपका सप्लाई माना जाएगा। प्रोवाइडेड जो आप गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो अगर उनकी वैल्यू 50,000 से कम है तो वो आपका सप्लाई नहीं है, और अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपका सप्लाई है। अगर लेकिन ये 50,000 की लिमिट ये
उन लोगों के ऊपर है अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 से ज्यादा, तब वो सप्लाई माना जाएगा, और अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से कम का गिफ्ट देता है तब वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के लिए है 50,000 की लिमिट, और किसी के लिए भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रिलेटेड पार्टी को इवन 10,000 रुपीज का सामान विदाउट कंसिडरेशन अगर आप देते हैं इन नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज विच आर to be treated as supply even if made without consideration in respect of supply of goods by a principal to his agent, where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal, or by an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal। अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने कोई सप्लाई करा है गुड्स या सर्विस गुड्स का on behalf of principal, that is treated as supply and without consideration, या एजेंट ने रिसीव करा है गुड्स on behalf of principal, that is also considered as supply without consideration under schedule 1। importation of services by a person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business। अगर कोई भी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट सर्विसेज एक पर्सन इंपोर्ट करता है अपने रिलेटेड पर्सन से और किसी अदर रिलेटेड पर्सन से जो कि एक एस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन। Now schedule 2, activities or transactions to be treated as supply of goods or service। First is transfer। Any transfer of the title in the goods is a supply of goods। कोई भी टाइटल गुड्स के अंदर अगर आप ट्रांसफर करते हो तो वो एक ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स है। Any transfer of right in goods or of undivided share in the goods without the transfer of title thereof is a supply of service। कोई भी आप ट्रांसफर करते हो राइट जो कि गुड्स के अंदर है या एक अनडिवाइडेड शेयर के अंदर है जो कि रिलेटेड है गुड्स के पर्सपेक्टिव में, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका बेहतरीन एग्जांपल है हायर परचेज। हायर परचेज में आप जानते हो जब आप फुल पेमेंट कर देते हो जो आपने गुड्स परचेज करे हैं, पहले आपने गुड्स परचेज करे थे ईएमआई के रूप में, जब आप ईएमआई की अपनी फुल पेमेंट कर देते हो तो उसका जो टाइटल है वो आपके पास ट्रांसफर हो जाता है, तो वो एक सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी के अंदर कवर होता है। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग। एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई भी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड अगर आप करते हो तो वो आपका सर्विस है। एनी लीज और लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स इधर होली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई भी आप लीज करते हो, लेटिंग आउट करते हो बिल्डिंग का, भले ही वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, बिजनेस और फॉर बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए, भले ही आप होली कर रहे हो या पार्टली कर रहे हो, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका बेहतरीन एग्जांपल है जॉब वर्क। गुड्स होते हैं किसी और के और प्रोसेस करके बनाता कोई और है, जैसे प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को सामान दिया अपने गुड्स को प्रोसेस करके एक फाइनल गुड बनाने का, तो जो जॉब वर्कर ने अपनी काम करा है फाइनल गुड्स को प्रिपेयर करने में, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। where goods forming part of asset of a business are transferred or disposed of by or under direction of the person carrying on the business
so as no longer to form part of those assets whether or not for consideration such transfer or disposal is transfer of goods by the person। कोई भी गुड्स जो कि फॉर्म मतलब एसेट्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं या डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं जो कि ओनर है बिजनेस का उसके कहने पे, भले ही वो कंसिडरेशन में आप बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, वो एक सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। वेयर बाय अंडर अ डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन carrying on a business, goods held or used for the purpose of the business are put to any private use or are used or made available to any person for use for any other purpose other than purpose of business, whether or not for consideration at both the places where they occur, the usage or making available is a supply of service। For example, एक प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस के एसेट्स अपने प्राइवेट यूज के लिए प्राइवेटली पर्पस के लिए यूज कर रहा है या किसी और पर्सन को वो प्रोवाइड कर रहा है जो कि उसके बिजनेस के लिए काम नहीं आएंगे, भले ही वो कंसिडरेशन के रूप में दे रहा है या विदाउट कंसिडरेशन के रूप में दे रहा है, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। Next is where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the asset of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course of or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। कोई भी एक ऐसा टैक्सेबल पर्सन था जिसने अपना काम बंद कर दिया है और वो सीज हो गया है टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जो भी एसेट्स उसके रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड में आ रहे थे वो ये मान लिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपने एसेट सप्लाई कर दिए हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, और वो ये मान लिया जाएगा कि उसने सप्लाई कर दिया है बिफोर he ceases to be a taxable person। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो कि एक टैक्सेबल पर्सन था वो 30 अगस्त 2020 को सीज हो गया टैक्सेबल पर्सन होने से, तो 29 अगस्त 2020 को ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने सारे के सारे एसेट्स सप्लाई कर दिए हैं इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, और 29 अगस्त से ही विल बी सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। लेकिन अनलेस द पर्सन इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन और द बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अगर जो पर्सन है जो कि सीज हो गया था टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, अगर अपने एसेट गोइंग कंसर्न के रूप में अगर वो ट्रांसफर कर देता है किसी और पर्सन को, तब वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा, या सप्लाई अगर वो बिजनेस अगर कोई उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन अपनी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे अगर उस पर्टिकुलर पर्सन से एसेट्स ले लेता है जो कि सीज हो गया है टैक्सेबल पर्सन होने से, तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, फादर ने अपने सन को एसेट्स ट्रांसफर कर दिए और फादर सीज हो गए हैं टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जो फादर ने अपने सन को एसेट ट्रांसफर करे हैं वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन ट्रीट होगा, और ये ऐसे जो ट्रांसफर हुए हैं वो जीएसटी के परव्यू में भी नहीं आएंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नेमली फॉलोइंग जो सर्विसेज हैं वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप रेंट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट where the consideration has been received after issuance of completion certificate। अगर completion certificate के बाद अगर आप कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 1 रुपया भी आपको बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट अगर प्राप्त हो जाता है तब वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस में माना जाएगा।
टेम्पररी ट्रांसफर आप करते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, या डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट या और इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर करते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act, कोई भी ऐसा आप एग्रीमेंट करते हैं किसी पर्सन के साथ कि इस पर्टिकुलर एक्ट को आप नहीं करेंगे या इस पर्टिकुलर एक्ट को आप टॉलरेट करेंगे या किसी सिचुएशन को टॉलरेट करेंगे या किसी एक्ट को नहीं करेंगे तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई भी आप किसी फॉर एग्जांपल आपके पास फर्नीचर है वो आप किसी और को यूज करने के लिए आप राइट देते हैं तो वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड नहीं माना जाएगा। एक तरीके से आप इसमें रेंटिंग पे अपना फर्नीचर दे रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? जब दो तीन सप्लाई मिलकर एक पर्टिकुलर सप्लाई बनती है उसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। फॉर एग्जांपल वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्लॉज 119 के अंदर कवर है वो आपके कंपोजिट सप्लाई होते हैं। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink where such supply or service is for cash, deferred payment। फॉर एग्जाम्पल होटल जैसे कैटरिंग बिजनेस होता है जहाँ पे आप खाना भी प्रोवाइड करते हैं और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं जो कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा है वो भी आपका कंपोजिट सप्लाई में माना जाएगा। जैसे हम पहले जिसे कहते थे मंडप कीपर। सप्लाई ऑफ गुड्स, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नेमली कंपोजिट सप्लाई में नेमली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment और वैल्यूएबल कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल एक बॉडी कॉर्पोरेट फॉर एग्जांपल एक क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन है अपने मेंबर्स को गुड्स प्रोवाइड करती है कंसिडरेशन के रूप में तो फॉर एग्जांपल सोसाइटी ने कंसिडरेशन लिया और मेंबर को सप्लाई ऑफ गुड्स करा तो वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। अब है शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। कौन कौन सी जो ट्रांजैक्शंस है नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर होती है? सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज बिजनेस टू हिज एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल आप कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो आपका वो नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा और सप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने 50,000 से ज्यादा आपको गिफ्ट दिया तो वो आपका सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, कोई भी सर्विस जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करती है वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर है, वो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का था, पॉइंट नंबर 2 कोर्ट ट्रिब्यूनल का था, पॉइंट नंबर 3 है अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provision of the constitution in that capacity or the duties performed by any person as a chairperson or members or director in a body established and by the central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। कोई भी जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज जो कि एक पोजीशन
जो कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत मिली हैं, वो आपका नेगेटिव लिस्ट में कवर होती हैं। या फॉर एग्जांपल सीबीडीटी या सीबीआईसी के जो चेयरमैन होते हैं या डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो बॉडी एस्टेब्लिशमेंट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और जो कि वो एम्प्लॉय नहीं है, वो भी आपके नेगेटिव लिस्ट में कवर होते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज सर्विसेज, जो कि फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, शमशान घाट जो होता है, वो अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज इन द एम्बुलेंस और एनी अदर फॉर्म, वो भी आपका सर्विसेज जो है नेगेटिव लिस्ट में कवर है, वो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2। पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 कौन सा था दोस्तों? ये वाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, जहां पे आपको कंसिडरेशन बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट होती है। अगर आपको कंसिडरेशन जो इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद होती है, तो वो आपका सप्लाई नहीं होता, वो नेगेटिव लिस्ट में कवर होता है। एक्शनेबल क्लेम, जो कि अदर देन बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग है, वो आपका सप्लाई नेगेटिव लिस्ट के सप्लाई में कवर है। लेकिन अगर आप लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो आपका सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इनटू अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल ये है, अगर गुड्स आए थ्रू शिपमेंट इंडिया के अंदर, लेकिन वो रिलेट करते हैं नेपाल को, तो नेपाल में गुड्स ले जाने के लिए कोई डायरेक्ट सी रूट नहीं है, पहले उन पर्टिकुलर गुड्स को इंडिया में अनलोड करना पड़ेगा, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए नेपाल पहुंचेगा। तो जो गुड्स इंडिया के अंदर अनलोड हुए हैं और नेपाल तक उनको जो लेकर जाने की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, दीज शैल बी कंसिडर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ नेगेटिव लिस्ट, those transactions shall not be treated as supply for levying GST. Now point number 8, supply of warehouse goods to any person before clearance of home consumption। जब तक गुड्स वेयर हाउस के अंदर हैं, बिफोर कंजम्पशन, होम कंजम्पशन, वो आपके नेगेटिव लिस्ट में कवर हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम the port of origin located outside India but before clearance of home consumption। For example, कभी कभार ये होता है कि किसी पर्सन ए ने गुड्स इंपोर्ट करवाए इंडिया में, तो लेकिन उसको क्लियर करने से पहले उसने पर्सन बी को वो गुड्स ट्रांसफर कर दिए, तो वो जो सर्विसेज होती हैं वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर होती हैं और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। जब पर्सन बी उन वेयरहाउस गुड्स को क्लियर करवाएगा होम कंजम्पशन के लिए, देन सच ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड शैल नॉट बी ट्रीटेड अंडर शेड्यूल 3, दैट इज नेगेटिव लिस्ट। दोस्तों, एक ये डायग्राम मैंने बनाया है जो कि है फॉलोइंग, आपको समराइज कर देगा कि कौन सी एक्टिविटी सप्लाई है और सप्लाई नहीं है। इसे आप देख लेना, रीड कर लेना। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मैं आपको आगे अपना मेल आईडी शेयर करूंगा, उसमें आप मुझसे कभी भी क्वेरी पूछ सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई अंडर जीएसटी। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई भला होती क्या है? पहले कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में दो और उससे ज्यादा सप्लाई होती है, वो नेचुरली बंडल्ड होती है, वो एक दूसरे से मिली मिलाई होती हैं, मिली जुली होती हैं। उसमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है और टैक्सेबिलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई के रूप में होती है।
For example, charger supplied along with mobile phone, and for example, you have purchased car and you have got Stephanie along with that car, then such supply shall be treated as composite supply. And what is mixed supply? Mixed supply means consist of टू और मोर सप्लाई, दो या उससे ज्यादा सप्लाई होती है, लेकिन वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होती। दो कैन बी सप्लाई, वो जो सप्लाई होती है जो कि दो या दो से ज्यादा मिक्स सप्लाई बनी है, वो इंडिपेंडेंटली सेल करी जा सकती हैं, लेकिन कभी कभार उन्हें टुगेदर भी सप्लाई किया जाता है। उसके अंदर उसका जो टैक्सेबिलिटी होती है वो उस सप्लाई की मानी जाती है जिस पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गिफ्ट पैक कंप्राइजिंग ऑफ चॉकलेट्स, कैंडीज, स्वीट्स एंड बैलून्स। चॉकलेट हम अलग अलग बेच सकते हैं, कैंडीज भी, स्वीट्स भी और बैलून्स भी, लेकिन टैक्सेबिलिटी के रूप में इन चारों में जिस पे सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा उसकी टैक्सेबिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स ऑफ मिक्स सप्लाई मानी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर चैप्टर 3 में, तो आप या कोई भी आपको क्वेरी है जीएसटी के चैप्टर के अंदर, तो आप मुझे cs.pj.2016.1@gmail.com पे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सबकी क्वेरीज जल्द से जल्द मेरे से सॉल्व हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।